हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए आज एक नए टाइप का वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग 4 मार्च को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसके कुछ मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को जो है सो आप सबों के समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि जैसे आप सबों ने पीछे की वीडियोज़ पर प्यार दिया है उसी तरह से इस वीडियोज़ को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं 4 मार्च को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मैथ के एग्जाम जो हुए थे एनटीपीसी का, तो उसमें मैथ और रीजनिंग के जो कुछ सवाल थे उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोग जो है सो सोशल एड्रेस से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट दिखेगा। साथ ही आपको फेसबुक से भी जुड़ना चाहिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और वैसे आप लोग टेलीग्राम पे शिक्षा विद आयुष टाइप करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ रेगुलर फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है हमारा जो कि आपका 4 मार्च को पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, बी डी एवं सी के मध्य में है। ठीक है, तो मतलब और बोल रहा है जैसे एक आपको क्या करना है इस तरह के प्रश्न में, एक ऐसे आपको सर्कल बना लेना है। ठीक है, और कुल कितने 6 व्यक्ति हैं, तो पहले ही आपको 6 जगह जो है सो सेट कर लेना है। तो इस तरह से जो है सो आप लोग कुल 6 जगह को सेट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे 6 जगह को आप लोग सेट कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि B जो है D एवं C के मध्य में है, तो कहीं पे भी B को जो है ना मान लेते हैं। तो चलिए इस नीचे वाले पे हम लोग B को एज्यूम करते हैं कि B यहाँ पे है। तो B जो है D और C के जो है सो मध्य में है। अब बोल रहा है कि A E एवं C के मध्य में है, और A जो है E और C के मध्य में है, तो C और E के मध्य में है। ठीक है, कौन, तो A यहाँ होगा। और A किसके मध्य में है, तो एक तरफ C पहले से है और दूसरे तरफ E। अब बच कौन रहा है, तो बच आपका रहा है, देख लेते हैं, F बच रहा है। ठीक है, अब यहीं से पूछा जा रहा है। और एक और यहाँ पे देख लीजिए, कथन क्या दे दिया कि F जो है D के दाहिने तरफ है। तो F जो है तो D के किधर है, तो दाहिने है। तो यह तो आपका यहाँ पे सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो फिगर ड्रॉ किया वो सही है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि A एवं F के मध्य कौन है। तो देखते हैं A और F के मध्य में कौन है, तो E है। ठीक है, A और F के मध्य में कौन है, तो E है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा है कि 45 लीटर मिश्रण में, ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखते हैं, इस तरह के प्रश्न को भी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो है सो एक नए प्रकार का एक देख लेते हैं तरीका, और काफ़ी आसान होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तरफ आपको डी से दूध को एज्यूम कर लीजिए और पी से पानी को एज्यूम कर लेते हैं। आसान एकदम है आपका। तो देखिए, दूध और पानी का अनुपात अभी वर्तमान में कितना दे रहा है, तो 4:1 जो है सो आपका दे रहा है। अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले शुरू में क्या बोला कि 45 लीटर क्या है, आपका मिश्रण है। तो देखिए 45 लीटर है और 4 और 1 5 को आप लोग ऐड कीजिए, तो 5 यूनिट का मान आपका कितना दिया है, 45। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब आप लोग क्या कर लीजिए कि यहाँ x के, आप लोग को पता हो कि रेशियो में तो यहाँ पे आपका x छिपा होता है। तो यहाँ पे आप लोग x की जगह पे x का वैल्यू 9 आ गया। तो यहाँ पे आपका 9 4 36 लीटर आपका दूध है और पानी कितना होगा, 9 लीटर। अब आपको क्या बोलना है कि इसको आपको बनाना है 3 और 2 के अनुपात में। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर इसको 3 के अनुपात में लेना है तो 12 के टेबल में जो है आपका 3 टर्म्स कट जाएगा, और ये कितना होना चाहिए उस अकॉर्डिंग, तो ये आपका 24 होना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन बैठाना है कि 24 हो जाए, तो 9 में कितना ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 9 में आपको 15 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 36, और 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 24। अब 12 से देख लीजिए, तो 12 के टेबल में ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या गया, ये आपका 3:2 में हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कितना पानी और मिलाना जाए चाहिए, तो 15 लीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी
आयु इतना 3:5:7 के अनुपात में, तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या है? देखते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी। देखिए, सबसे पहले तो 3 लड़की है, ठीक है, और तीनों की औसत आयु कितनी है? तो 20 वर्ष। तो कुल आयु यहाँ से आपको निकल के आ गया कितना? 60 वर्ष। और अनुपात कितना दिया है? तो 3:5:7, ठीक है। तीनों को ऐड करते हैं तो 7 5 12 और 3 15, ठीक है। और 15 यूनिट का वैल्यू आपका कितना दिया है? तो 60 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप लोग कितना निकालेंगे? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी? तो सबसे जो छोटा नंबर होगा वही सबसे छोटी लड़की होगी। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है? 3। तो 4 × 3 कर लीजिए, 4 × 3, 4 3 जा 12 ईयर जो हो जाएगा वो आपकी सबसे छोटी लड़की का आयु हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ यहाँ पे आपका भागा है, ठीक है, भाग छूट गया है, और भाग का अर्थ जो है प्लस है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि आप सबको पुट कर लीजिए वैल्यू को। 15 गुना का अर्थ कितना दिया है? तो गुना का अर्थ भागा है, जो कि आपका मिसप्रिंट हो गया है, तो भागा 3। फिर प्लस का अर्थ यहाँ शुरू में ही देखिए, तो प्लस का अर्थ जो है सो माइनस दिया है, फिर आपको 15 लिखना है, फिर प्लस का अर्थ जो है फिर माइनस होगा, और माइनस का अर्थ कितना है? तो गुना है। तो ये सबको आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। 15 में अगर 3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, ये -15 और -5 2 जा 10 हो गया। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो 10 और 5 प्लस में, तो 10 और 5 15 -15, तो यहाँ प्लस माइनस में कट गया, आंसर कितना आ गया? 0। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि यदि 7 आदमी एक कार्य को, ठीक है, 7 आदमी एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? काफ़ी आसान है यह भी प्रश्न। तो देखिए, एक तरफ आपको क्या करना है कि 7 आदमी हैं और कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? तो 16 दिन में कार्य कर रहे हैं। और दूसरे तरफ बोल रहा है कि 4 आदमी उस कार्य को, किस कार्य को? जो कार्य आपका 7 × 16 किया है, ठीक है। 7 आदमी ने 16 दिन में जो कार्य किया है, उतना ही कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब क्या है कि वर्क आपका दोनों तरफ इक्वल है, तो उतना ही कार्य 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है, आराम से इसको जो है सो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। तो 4 से यहाँ 16 देखेंगे कितने बार टाइम्स जाएगा? तो 4 टाइम में, ठीक है। और ये आपका 3 नहीं, यहाँ पे x होगा, कितने दिन में करेंगे? तो 7 4 जा 28, x का वैल्यू कितना हो गया? 28, तो 28 डेज में, ठीक है। 28 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि श्रृंखला में अनुपस्थित युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो विकल्प है आपको इसका चयन करना है। तो इसमें आपका 2 टर्म लेके चलना होगा, एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू वाला, दूसरा अल्फ़ाबेटिकल वाला। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। जैसे 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 8 में आपको 4 ऐड करना है, ठीक है, तो 12 हो गया। फिर 12 में 6 ऐड करना है, मतलब कितना आपका डिफरेंस है? तो 2 4 6, तो अब यहाँ पे आपको 8 ऐड करना है। तो 18 में 8 ऐड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 26। आगे आपका 6, ठीक है। एफ का वैल्यू होता है अल्फ़ाबेटिकल में 6 होता है और जी 7 होता है, मतलब यहाँ पे 1 ऐड किए। फिर जी से आपका कहाँ पे गए हैं? आई पे, ठीक है, ये आई है, 1 नहीं, ठीक है, ये आई है। तो जी से आई पे जाएंगे, मतलब 7, फिर 2 ऐड करेंगे तो 9, और फिर यहाँ 9 में फिर 3 ऐड करेंगे तो आपका एल का वैल्यू होता है 12। और इसके बाद आपको क्या करना है? 4 ऐड कर देना है। तो 12 में जब 4 ऐड करेंगे तो 16, तो 16 का वैल्यू आपका होता है पी। तो 26 पी जो है सो इस सीरीज़ के लिए अगला आपका नंबर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? देखते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आपके को अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ये प्रश्न आपका कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी आसान है। थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कि जैसे आपका यहाँ पे 250 मीटर दिया कि चौड़ी सड़क है और 75 सेकेंड में पार कर लेता है, और आपसे यहाँ क्या पूछा गया कि उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी जा रही है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैसे दे देगा कि उस आदमी की गति क्या है, ठीक है, वहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बताया जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिखेंगे। तो उस जगह थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, क्योंकि आंसर आपका कुछ और आ जाता है और उस तरह का ऑप्शन आपको दिखता नहीं है। तो उस जगह पे थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा और ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया गया है चारों ऑप्शन, तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में उसको चेंज करके फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है आपका कि एक आदमी जो है वो आपका 250 मीटर चौड़ी सड़क। तो सबसे पहले तो आपको निकालना यहाँ पे है गति। तो गति का आपका सूत्र क्या होता है? गति का सूत्र है आपका दूरी बटा समय, ठीक है। तो 250 मीटर और
75 सेकेंड में पार करता है। और ये आपका मीटर सेकेंड में है, और हमको किस में चेंज करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए आप सबको पता होगा कि 18/5 से गुना कर देते हैं। और यदि अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में रहता और मीटर सेकेंड में पूछा जाता तो 5/18 से करते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ से देखते हैं 5 के टेबल में यहाँ पे 50 बार में, और ये 25 से 2 बार में, और 25 से 3 बार में, फिर 3 यहाँ से 6 बार में। तो 6 × 2 मतलब 12, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। उसकी गति क्या है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कनन कुमार का भाई है, ठीक है। क्या है कि कोई कनन है, ठीक है। क्या है? कनन है, वो किसका भाई है? तो वो कुमार का भाई है, वो कुमार का भाई है। मतलब कनन जो है कुमार का भाई है, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, और जो लक्ष्मी है उसको एल से हम डिनोट करते हैं। तो लक्ष्मी क्या है? कुमार की पुत्री है, ठीक है, जो कि महिला है। आगे है आपका कि कलई कनन की बहन है, ठीक है, और कलई जो है वो कनन की बहन है। तो कनन के साथ साथ कुमार की भी बहन होगी। क्या नाम है उसका? तो कलई। कलई कनन की बहन है, सिस्टर है। आगे है और गोविंद, कलई जो है कनन की बहन है, और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। और गोविंद जो है, ये जो एल है उसका मतलब लक्ष्मी का भाई है। तो गोविंद का चाचा कौन है? तो देखिए, गोविंद के तो पिता कुमार हो जाएंगे, गोविंद की बुआ कनई हो जाएगी, तो इसके चाचा हो जाएंगे आपके कनन, ठीक है, कनन हो जाएंगे इसके चाचा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखते हैं कौन सा आपका सीरीज में अगला नंबर होगा। तो यहाँ देखिए आपका दिख रहा होगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। काफ़ी आसान प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का 20% का 15% का 10% क्या होगा? देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो 500 का कितना बोला है? तो 20%। तो 20% को आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लीजिए। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? माइंड में कर लीजिए, या फिर नहीं हो पाता है तो इसको 20% भी रख सकते हैं। ऐसे 20% का आपका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको पूरा ही ले लेते हैं। तो 20/100। अब बोला जा रहा है इसका 15%, तो 15/100, और इसका 10%, तो 10/100। सबसे पहले इसको कैसे कट कर लेंगे? तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से आपका एक ये और एक ये खत्म, ठीक है। अब इसको कैसे करना है तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 के टेबल में ये आपका 20 टाइम्स हो जाएगा। फिर एक 5 यहाँ पे है, तो 5 के टेबल में ये 4 टाइम हो गया, और ये 2 से ये आपका 2 बार में। तो ऊपर कितना बच गया? ऊपर 3 हो गया और नीचे 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500 का? तो 3/2। तो 3/2 तो यहाँ कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1.5, मतलब 1.50 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 500 रुपये का जो कितना हो जाएगा? तो 1.5 रुपया हो जाएगा, इतना प्रतिशत जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कि एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो काफ़ी आसान है इस तरह के प्रश्न को भी करना। देखते हैं, सबसे पहले आपका 2 प्रकार का नल दिया गया है। एक है आपका भरने वाला इनपुट और दूसरा खाली करने वाला आउटपुट, ठीक है। तो इसको डिनोट कर लेते हैं। इनपुट वाला कितना है? 2 घंटे में भरता है, और आउटपुट वाला जो है 3 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले तो आपको दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और जब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सो आपका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन ये आपका इनपुट है, मतलब भरने वाला, तो ये 3 प्लस में होगा, ये खाली करना है तो ये माइनस में होगा। अब क्या करते हैं, इसका जो है सो परिणाम निकालते हैं। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? इनपुट आउटपुट जब साथ में चलेगा, मतलब कि ये साथ में चलेगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 प्लस और माइनस में 2, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस -2, मतलब यहाँ से परिणाम क्या होगा? 1, ठीक है। मतलब एक जो है सो 1 यूनिट वर्क होगा कितने देर में? 1 घंटे में। तो यहाँ से देखते हैं टोटल वर्क कितना है, तो 6 है, और 1 घंटे में कितना हो रहा है? तो 1 यूनिट। तो डिवाइड यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, मतलब 6 आवर जो है सो 6 आवर में टंकी पूरे रूप से भर जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि कुमार को 64 से संकेतबद्ध किया जाता है तो कुमारी के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको देख लेना कि कुमार में जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर है उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू हो क्या उसको ऐड करने पे 64 आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे के लिए आपका न्यूमेरिक वैल्यू है 11, यू के लिए है 21, एम के लिए 13, ए के लिए 1 और आर के लिए 18 है। तो सभी को चलिए ऐड करते हैं। तो देखते हैं 8 1 9 3 12, 12 1 13 1 14 का 4, एक कैरी वाला। तो कैरी वाला को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 और 1 2, 1 3 2 5 और 1 6। तो हाँ, सभी को ऐड करने पे आपका क्या आ रहा है 64 आ रहा है। तो इसका मतलब यही रूल आपका इस वाले टर्म में भी लगेगा। तो के लिए आपका 11 हो गया, यू के लिए 21 हो गया, एम के लिए आपका 13 हो गया, ए के लिए आपका 1 हो गया, आर के लिए 18 हो गया और आई के लिए 9 हो गया। तो चलिए आपको इस पे ऐड करना है। तो 9 और 8 17, 1 ऐड करेंगे 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 1 22 और एक यहाँ पे तो 23। तो 23 के लिए आपका 3 यहाँ पे 2 कैरी वाला। तो चलते हैं। तो 1 और 2 3, 1 4 और 1 5 और 5 और 2 7, मतलब 73। सभी को ऐड करने पे 73 आ रहा है। तो कुमारी के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा 73 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, यह है आपका एज का प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। देखिए ये भी काफ़ी आसान है। इसको क्या करना है कि आपको एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चलते हैं, ये आपका सुरेश है और एक तरफ आपका जो है सो कमल को रखते हैं। पहले आपका कमल है तो पहले आप लोग कमल को ही रख लीजिए। ठीक है, पहले कमल है तो पहले आप लोग कमल को रखते हैं, बाद में सूर्य से तो ऐसे रखते हैं। चलिए आसान हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो ये आप वर्तमान स्थिति मानिए। इससे हम लोग 6 वर्ष पहले चलते हैं, मतलब माइनस में 6। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 6:5। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 है। तो 4 वर्ष भी कहाँ से चलना है, वर्तमान से ही चलना है। मतलब वर्तमान से जब 4 वर्ष आगे जाएंगे तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:10। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के का एक क्या नियम है कि अगर ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर समान है तो आप लोग इसको जो है सो यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर अंतर समान नहीं है तो आपको सबसे पहले दोनों का अंतर समान करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ 6 और 5 का अंतर 1 और 11-10 का अंतर 1, तो ये हो गया। तो ये अंतर समान है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अब इससे आगे बढ़ना है। तो अब देखते हैं, तो 6 और 11 के बीच में कितना दूरी है। तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 5 और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, तो 6 ऊपर और 4 नीचे, तो 6 4 10, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कहीं पे भी आपका सबसे पहले क्या पूछा, वर्तमान में सुरेश की उम्र। तो सुरेश का आपको यहाँ पे पुट करते हैं, सुरेश बाद वाला है ना, तो सुरेश को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 5 × 2, तो ये आपका 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष कब था, तो 6 वर्ष पहले, और 6 वर्ष बाद में जो है सो वर्तमान स्थिति है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 16 वर्ष। ठीक है, 16 ईयर जो है सो यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 16 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह है कि किसी वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, जबकि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो वृत्त को ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं। एक जीवा है, ठीक है, क्या है, एक जीवा है और उसकी जीवा की आपको लंबाई पूछा, जबकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ये जो है ये आपका 5 दिया गया है। तो आपको पता होगा कि ये जो है सो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया और ये बेस। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका, ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका बेस है ये 4 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये आपका हाफ ही है और ये जो है सो पूरा हो जाएगा। तो ये आपका सेंटर में है तो 4 इधर और 4 इधर। तो आपका जो जीवा है कॉर्ड, उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 × 4, मतलब 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन में 8 नहीं है, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं होगा आंसर में। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 4 इधर, आपका 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो आइए इसको हम लोग यहीं से बनाते हैं कि ए + बी
प्लस सी का औसत भार जो है कितना है 45, और 45 कुल कितने लोग हैं तो 3, तो ये आपका कितना हो गया 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13, मतलब कुल जो वजन हो गया 135 kg है। दूसरा बोला कि यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो चलते हैं ए और बी जो है वो कितना है 40, तो 40 गुने 2 ये आपका हो गया 80। अगला टर्म आपका बोल रहा है कि बी और सी का औसत भार 43 है, मतलब बी प्लस सी जो है ये 43 है, तो ये इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, तो इसका कुल वजन हो जाएगा आपका 86 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा 86 kg। तो बी का भार क्या होगा, देखिए बी का भार निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू पुट कर देना है। देखते हैं, एक है आपका ए प्लस बी प्लस सी पूरा दिया है, तो इसमें हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू पुट करते हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 80, तो 80 प्लस सी जो है वो कितने के बराबर है, तो वो आपका 135 के बराबर है। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 135 में से जब हम लोग 80 माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, और 13 में से जब 8 माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 5, मतलब सी का वैल्यू आ गया 55। हमको बताना किसका है, बी का, तो हम लोग अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो बी प्लस सी, तो बी और सी का वैल्यू कितना आ गया 55, और ये दिया कितना है, तो ये आपका 86 kg यहाँ पे दिया है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 86, और 55 जब उधर जाएगा तो माइनस में, तो आपका कितना हो जाएगा, जब 86 में से 55 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, और 8 में से 5 गया तो 3, 31, मतलब 31 kg। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी का जो भार है कितना होगा 31 kg होगा। अगला प्रश्न है आपका सीरीज का प्रश्न है, एक तरफ है 1000 फिर 240 और आपको इसके बाद का टर्म बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1000 है फिर 200 है और फिर आपका 40 है, तो 1000 में आखिर ऐसा क्या ऑपरेशन किया जाए कि वो जो है सो आपका 200 हो जाए। तो देखते हैं, अगर 1000 में हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर अगर 200 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो अगर 40 में फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी आपको कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका एक डिवीज़न वाला मेथड है, लेकिन मुझे जो है सो एक मेथड दूसरा अच्छा लगता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि 8 तारीख है, ठीक है, अब फिर आपको जो है सो पूछा जा रहा है इसी महीने की 31 तारीख को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 8 तारीख को जो तो सोमवार बताया जा रहा है कि सोमवार है, फिर सोमवार कब आएगा तो उस डेट में आपको 7 ऐड कर देना है। ठीक है, हमेशा आपको 7 ऐड करना है, तो 8 7 15 को मंडे पड़ेगा, फिर आपको 15 में 7 ऐड करना है, तो 15 7 22 को भी आपका मंडे पड़ेगा, फिर 22 में फिर आप 7 को ऐड कर लीजिए, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 को भी मंडे पड़ेगा, और आपसे पूछा क्या जा रहा है 30 तारीख, तो 29 को मंडे होगा तो 30 को क्या होगा, तो 30 को आपका क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ट्यूसडे हो जाएगा, मतलब क्या मंगलवार। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, गोपाल मोहन से बड़ा है, आराम से कर लेंगे, गोपाल के लिए जी डिनोट करेंगे, तो गोपाल जो है यह आपका बड़ा है। ठीक है, किससे, तो मोहन से, ये टर्म खत्म। दूसरा है परंतु राम से छोटा है, लेकिन राम से कौन छोटा है, तो राम से छोटा है आपका गोपाल। ठीक है, बोला कि गोपाल जो है ना मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो राम क्या होगा गोपाल के भी आगे होगा, राम क्या होगा गोपाल के भी आगे होगा। अब आगे बोल रहा है कि मोहन जो है सोहन से बड़ा है, तो मोहन जो है ये किससे बड़ा है, तो सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। तो देखिए, सोहन से बड़ा है और राम से जो है सो छोटा है मोहन, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब पूछ रहा है कि तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे राम हो जाएगा। ठीक है, आर वाला सबसे बड़ा राम है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। काफ़ी आसान है इस तरह के प्रश्न को करना। देखिए, एक तरफ आपका बोला है कि 400 नींबुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 400 नींबुओं का सीपी जो है वो बोल रहा है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कहीं भी बराबर दिखे बस दोनों तरफ आप लोग इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए। और 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब इसको आसानी से आप लोग छोटा कर लीजिए। तो सीपी और इस एसपी को जब इधर लेके आते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, एसपी इक्वल टू 320 और ये 400 नीचे चला गया।
अब हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 0 से 0 खत्म, 8 के टेबल में 4 बार में, 8 के टेबल में 5 बार में, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है 4 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है। तो आपका पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है फॉर्मूला? तो सबसे पहले तो लाभ, तो अगर 4 में खरीदते हैं 5 में बेचते हैं तो लाभ कितने का है? 1 का। लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग? सीपी पे। तो सीपी कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट, और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से यहाँ पे कितना बार में? 25 बार में, तो 25 इंटू 1 मतलब 25। तो लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। और अगर इसी तरह के प्रश्न एक बार और दूसरे तरीके से कैसे पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा? अगर सीपी का जो यूनिट है, जैसे यहाँ पे 4 आया, अगर सीपी 5 आ जाता और एसपी आपका 4 आ जाता, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा में खरीद होता, कम में बिकता, तो वहाँ पर क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि लॉस हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं, सबसे पहले नोएडा में आप देखिए कि इंडिया के जितने भी शब्द हैं क्या वहाँ पे हैं? अल्फ़ाबेटिकल में तो हैं। अब आपको इसको कोड कर देना है। ए के लिए, एन के लिए आपका 3 है, ओ के लिए 9 है, आई के लिए 6 है, इसी टाइप से आपको कोड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आई के लिए। तो आई के लिए आपका क्या कोड है? तो 1 2 3, ठीक है, बीच वाला। तो आई के लिए आपका कोड होगा 6। उसके बाद है एन के लिए। तो एन के लिए आपका कौन सा कोड हो जाएगा? तो फर्स्ट वाला लेटर, तो 3 हो जाएगा। फिर डी के लिए, तो डी के लिए पीछे से दूसरा वाला, तो 5 हो जाएगा डी के लिए। फिर आई के लिए आपको पता ही है 6, और ए के लिए तो लास्ट वाला मतलब 8। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 3 5 6 8। देखते हैं 635 और 68, तो 635 68, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, मतलब कोई क्लास है, उसमें आपका 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 छात्र हैं, और औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो औसत आयु 10 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 24 गुने 10 मतलब 240 वर्ष टोटल आयु है। अब बोला जा रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अभी देखिए, शिक्षक को शामिल करना है, मतलब 24 छात्र हैं और एक शिक्षक ऐड हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा? टोटल 25 हो जाएंगे पर्सन। और बोला जा रहा है जब शामिल हो जाते हैं तो क्या होता है? औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अभी औसत आयु 10 वर्ष है, और शिक्षक के शामिल होने के बाद कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 गुने 11 कितना हो जाएगा? 25 गुने 10 हो गया 250, फिर 25 ऐड कर लेंगे तो वो आपका हो जाएगा 275। तो टोटल यहाँ पे 275। अब बोला जा रहा है तो शिक्षक की आयु बताना है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब दोनों का जो है सो आपको अंतर निकाल लेना है। तो 275 में अगर 240 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 30 और 35, मतलब शिक्षक की आयु जो है वह आपका हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है, और एक घड़ी को उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे पे 10% की हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस जो है ना, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट है, मतलब सेम है दोनों जगह पे, तो जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि घड़ी को 99 रुपये में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस समान है, और एक में 10% का लाभ होता है और दूसरे में जो है सो 10% का हानि होता है। 2 घड़ी बेचता है, तो इसके लिए एक आसान फार्मूला है। और अगर दोनों जगह पे आपका जो है सो सेम है, तो आपको क्या करना है? एक फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका कि x, ठीक है, y, और फिर XY को मल्टीप्लाई कर लेना है बाई 100, ठीक है, कर देना है। तो सबसे पहले आपको देखिए कि पहले में 10% का लाभ है, मतलब कि +10, और दूसरे में आपको क्या बोला? 10% की हानि है, तो हानि के लिए माइनस, तो -10। अब आपको क्या कर लेना है? इस प्लस माइनस को इंटू करना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100, और बटा में भी 100 है आपका। तो ये देखिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो ऊपर में कितना हो गया? -1, मतलब 1%। माइनस आने का क्या मतलब कि हानि, और यही अगर प्लस में आता तो लाभ। तो -1 मतलब क्या हो गया कि 1% की हानि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है सीरीज का प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखते हैं 2 और 7 के बीच का डिफरेंस को देखते हैं कितना होगा। 2 और 7 के बीच का डिफरेंस है 5, फिर 7 और 27 के बीच का डिफरेंस है 20, फिर 27 और 107 के बीच का डिफरेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे 80, और 107 और 427 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो है आपका यहाँ पे 320। अब देखते हैं सारे डिफरेंस को काउंट करते हैं। तो 5 4 जा 20, इंटू का 4, फिर 24 जा 80, फिर 80 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320। तो नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसे निकालेंगे, तो 320 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 32 दूना 64 और 64 दूना 128, मतलब 1280 को जब हम लोग 427 में ऐड कर लेंगे तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं। तो 1280 में 427 को ऐड करना है, ठीक है। तो 7 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, तो 4 2 6 और 1 7 और 1, मतलब 1707, ठीक है। 1707 इस सीरीज के लिए अगला नंबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 4 के लिए जो है सो आपका 17 दिया गया है, तो 7 के लिए क्या होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और दिया कितना गया है तो 17, तो 1 ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। दूसरा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में अगर 1 ऐड करते हैं 50, अगर 50 ऑप्शन में है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो 50 आपको दिख रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। 6 संख्याएं हैं, उनका औसत 20 है। तो 6 × 20 कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा, टोटल नंबर आ जाएगा। तो 6 दूना 12, 120। आगे है कि यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 15 हो जाता है। मतलब एक संख्या हटाते हैं तो अभी कितना संख्या है, तो 6, और एक संख्या हटाते हैं तो संख्या कितना हो गया, 5, और पहले औसत था 20, और एक संख्या हटाने के बाद औसत, नया औसत कितना है, तो 15। अब इसको 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 × 5 कितना हो गया, 75। तो यहाँ पे टोटल नंबर 120, यहाँ पे टोटल नंबर 75। अब बोला जा रहा है कि हटाई गई संख्या ज्ञात करें, बस इसको माइनस कर लेना है, या बीच का अंतर जो होगा वही आपका हटाया गया संख्या होगा। तो 75 और 25, 100 और 20, वहाँ तो 25 और 20 45, ठीक है। हटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45 हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सबों को काफ़ी पसंद आया होगा। और एक चीज़ और है कि अगर कोई भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम लगा होगा तो बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा किस तरह से मैं आगे निकला, या फिर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उसको आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग उस चीज़ को पूछ सकते हैं। साथ ही सभी जगह आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।